देखो कल मैंने आपको वो बता दिया था ना डीएनए का स्ट्रक्चर। ये डीएनए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। फिर से एक बार बता, रिपीट कर देखो। ये एक मैंने कहा था डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उस तरह का। और ये बताया था मैंने कि इसमें जो आप लिखते हो 5-3 और एक 3-5 होता है ना। और ये बताया था मैंने आपको कि इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे 5 होता है ना। तो और ये भी मैंने बताया था कि यहां से लेके यहां तक देखो, ये एक कंप्लीट टर्न कहते हैं। देखो इसे वन कंप्लीट टर्न कहता है ना। ये वन टर्न है। और तो मैंने बताया था कि इस टर्न में जो इसको वन हेलिक्स भी कहते हैं, इसको वन पिच भी कहा जाता है। और इसका लेंथ मैंने बताया था 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो दो बेस पेयर के बीच में जो लेंथ होगा ये होता है कितना बताओ, 3.4 एंगस्ट्रॉम कहता है। और मैंने कहा था जो एंगल होता है इन दोनों के बीच का, एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन टू बेस पेयर, मैंने बताया था ना, एंगल बिटवीन टू बेस पेयर कहते हैं। ये 360 डिग्री बाई 10 होता है ना, 36 डिग्री कहते हैं। हाँ जी बच्चों, हाँ जी ठीक है, इतना तो बता दिया था मैंने आपको। और मैंने कहा था हेलिक्स का जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। डायमीटर ऑफ हेलिक्स कहते हैं इसको, इसे डायमीटर ऑफ हेलिक्स कहा जाता है। और मैंने कहा था कि ये तो डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से होता है देखो। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये बेस पेयर होता है। देखो मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है, देखो जैसे ए जो होता है ये टी के साथ बेस पेयर बनाता है, और जो जी होता है वो सी के साथ बेस पेयर बनाता है। और ये इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रूल कहा जाता है। देखो तो देखो इसको कहते हैं बेस पेयर रूल कहा जाता है। एडेनिन का पेयर थाइमिन से होता है और ग्वानिन का पेयर साइटोसिन से होता है। एटीजीसी कहते हैं इसको। मतलब प्यूरिन जो होता है, देखो प्यूरिन का बेस पेयर जो होता है, प्यूरिन पेयर्स विद पैरामिडीन कहा जाता है। पेयर्स विद पैरामिडीन कहते हैं। देखो जैसे ए का पेयर टी के साथ होता है, या टी का पेयर ए के साथ होता है, जी का पेयर सी के साथ होता है, या सी का पेयर जी के साथ होता है। देखो ये पेयरिंग बेस पेयर रूल कहते हैं इसको। देखो बट ए का पेयर कभी भी सी के साथ नहीं होगा, है ना। और जी का पेयर कभी भी, देखो जी का पेयरिंग कभी भी आप देखिए तो ये टी के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, एडेनिन हमेशा टी के साथ पेयर करता है। ए पेयर्स विद टी और टी पेयर्स विद ए, जी पेयर्स विद सी और सी पेयर्स विद जी। बट ए का पेयर सी से नहीं होता और जी का पेयर टी से नहीं होता। मतलब प्यूरिन हमेशा किससे पेयर करेगा,
प्यूरीन ऑलवेज पेयर्स विद पाइरिमिडीन। प्यूरीन प्यूरीन से कभी नहीं मिलता, याद रखना। प्यूरीन नेवर पेयर विद प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन नेवर पेयर विद पाइरिमिडीन। तो ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। इसको बेस पेयर भी रूल भी कहा जाता है। बताओ इसके बारे में कुछ और मैंने कहा था देखो कि ये सबसे कॉमन एक डीएनए, देखो इसको बी डीएनए कहते हैं। मोस्ट कॉमन डीएनए का नाम बी डीएनए होता है। देखो इसके बारे में बताया था, एक साइंटिस्ट का नाम है वॉटसन एंड क्रिक। देखो एक साइंटिस्ट का नाम है देखो वॉटसन एंड क्रिक। इसने बताया था मोस्ट कॉमन डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, उसको बी डीएनए कहते हैं। अल्फाबेट के नाम से डीएनए का नाम मैंने बताया था आपको कि देखो एक नाम होता है डी सी बी ए जेड, डीसी बाज। देखिए कितना बढ़िया नाम हो गया ना। ये टाइप्स ऑफ डीएनए होता है देखो, डी सी बाज। Watson and Crick were the scientists who described the structure of B DNA. डीएनए के कई टाइप है देखो, डी टाइप, सी टाइप, बी टाइप, ए टाइप, जेड टाइप। और मैंने बताया था 8, 9, 10, 11 और 12 कहते हैं। ये नंबर ऑफ बेस पेयर होता है देखो पर टर्न। जैसे देखो अगर ये डी होता ना डी, तो इसमें यहां से लेके यहां तक 8 पेयर होता। अभी देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये कौन सा है बताओ? ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर वो सी होता तो 9 बेस पेयर होता, अगर वो ए होता तो 11 बेस पेयर होता, जेड होता तो 12 बेस पेयर होते। समझ में आ रहा है बच्चों ये चीज? तो नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न ये अलग अलग होता है देखो। सबसे कम डी में होता है, सबसे ज्यादा जेड में होता है। मैंने कहा था कि इसमें जो डीसीबीए होता है देखो, डीसीबीए, इसे राइट हैंडेड डीएनए कहता है। इसे राइट हैंडेड डीएनए कहते हैं। और जो ये जेड होता है इसको, इसे लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहते हैं। जो रेयर डीएनए होता है, सबसे रेयर डीएनए यही होता है, रेयर टाइप कहता है। इसको जिगजैग डीएनए भी कहा जाता है, इसे जिगजैग डीएनए भी कहते हैं। तो मुझे कोई बता दो जल्दी से, एक क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि जेड डीएनए का जो बेस पेयर का या जो दो बेस के बीच पेयर के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा बताओ? एंगल बिटवीन टू बेस पेयर इन जेड डीएनए। यस यू आर राइट, 30 डिग्री हो जाएगा। देखो जैसे 360/12 हो जाएगा ना इसमें, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू बेस पेयर इन जेड डीएनए ये हो जाएगा 360/12 एंड आंसर मस्ट बी 30 डिग्री। समझ में आ रहा है सब कोई चीज? ये यहां तक सबको क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्यूरीन, मैंने कहा कि प्यूरीन जो होता है ये पेयर करता है पाइरिमिडीन से। प्यूरीन प्यूरीन के साथ पेयर क्यों नहीं करता बताओ? देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूरीन पेयर्स विद पाइरिमिडीन, ये पता है आपको? व्हाई नॉट प्यूरीन पेयर्स विद प्यूरीन ओनली? क्या लगता है क्या होगा आंसर बताओ इसका? प्यूरीन प्यूरीन से पेयर क्यों नहीं करता? देखो इसका कारण क्या है, ये जो 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है ना। अब अच्छा बताओ, आपको पता है कि प्यूरीन जो होगा, प्यूरीन जो होता है उसमें डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। उसमें 9 एटम रिंग होता है उसके अंदर, एक में 5, एक में आप जानते हैं, एक में 4, एक में वो जो स्ट्रक्चर है उसका 9 एटम का पार्ट होता है उसमें। तो दो रिंग का अटैचमेंट, दो रिंग का एक साथ आना उस हेलिक्स में पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए ये जो 20 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होता है ना, इस स्पेस में एक प्यूरीन एक पाइरिमिडीन ही फिट हो सकता है। अगर दो पाइरिमिडीन आ गया जगह खाली रह जाएगा, और दो प्यूरीन आ गया तो वो हेलिक्स से बाहर निकल जाएगा फिर। तो ये जो 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है,
जो 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, इट विल अलाउ ओनली द एडजस्टमेंट ऑफ वन प्यूरीन एंड वन पैरामिडीन। और ये फिक्स होता है कि ए का पेयर हमेशा टी के साथ होता है और जी का पेयर हमेशा सी के साथ होता है। जैसे देखो, एक चारगाफ रूल में बताऊंगा अभी आपको। देखो, दिस टर्म कॉल्ड चारगाफ रूल, देखो ये क्या होता है। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड वाला जो होता है, जेड डीएनए को जिगजैग डीएनए कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो चारगाफ रूल क्या कहता है, ये क्या कहता है देखो, इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए the molar amount of purine is equal to molar amount of pyrimidine कहते हैं। मोल्स बराबर होता है, देखो अमाउंट बराबर नहीं होता, दोनों के मोल इक्वल होते हैं, मोल्स इक्वल होते हैं। हाँ जी, देखो जैसे क्या कहता है, देखो कि जो ए का अमाउंट होगा डीएनए में, ए का अमाउंट टी के बराबर होता है। ए का जो परसेंटेज होगा वो टी के परसेंटेज के बराबर होता है, और जो सी का अमाउंट होता है वो जी के परसेंटेज के बराबर होता है। देखिए ऐसे, तभी तो बेस पेयर कंप्लीट होगा। जितना ए होगा उतना टी होगा, तभी तो बेस पेयरिंग कंप्लीट होगा ना, कि एक तरफ से ए आएगा एक तरफ से टी आएगा। तो ए का परसेंटेज टी के परसेंटेज के बराबर होगा, और सी का जो परसेंटेज होता है वो जी के परसेंटेज के क्या होगा बताओ, बराबर होता है। अगर आप डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात कर रहे हैं जहां कंप्लीट बेस पेयरिंग होता है ना, in a double strand DNA, if there is a complete base pairing, in a double strand DNA, if there is complete base pairing, in that way amount of percentage of A must be equal to percentage of T। जैसे देखो, अगर मान लो मैं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन दिया गया, देखो if the percentage of A is 30%, what will be the percentage of G, C and T? जल्दी से बताओ क्या होगा। ट्वेंटी 30। तो देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं वासु, आपने सही कहा। देखिए जैसे मान लो, देखो क्या कह रहा है, अगर ए आप कह रहे हो कि 30% है, इसका मतलब टी भी कितना होगा, 30% होगा। तो दोनों को ऐड कीजिए आप, तो कितना हो गया, 60% हो गया। इसका मतलब ये है कि जी प्लस सी का जो अमाउंट होगा वो 40% होगा, है ना। और जब ए और टी 60% हो गया तो जी और सी 40% होगा। आप जानते हैं कि जी का वैल्यू सी के बराबर होता है। इसका मतलब कितना हो गया बताओ, जी भी कितना हो गया 20% और सी भी कितना हो गया बताओ, ये भी हो गया 20%। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 30। समझ में आ गया बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप, ये मैंने कहीं से देखा था, अच्छा क्वेश्चन है, आप लिखिए इसको, मैं पहले डिक्टेट करा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन लिखो,
द रेशियो, देखो क्वेश्चन लिखो, द रेशियो A plus G by T plus C in one strand of DNA, in one strand of DNA is 0.7. What is the same ratio in complementary strand? 1.4. ओके, सिंपली देखो क्या कह रहा है कि A प्लस G और T प्लस C, है ना, और इसका दिया हुआ है आपका 7/10। अरे बताओ, जो अगर अगर आप बेस पेयर की बात करते हैं तो अगर आप यहां लिख रहे हो, आप इसमें लिख रहे हो A प्लस G के बारे में लिख रहे हो, है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर ही होगा ना। देखो तो ये तो T प्लस C इधर आएगा, फिर तो रिवर्स हो जाएगा केवल ना उसका, नहीं। तो अगर अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दूसरे स्ट्रेंड में अगर पूछा जाएगा कि A प्लस G और T प्लस C, है ना, तो इसका जो रेशियो केवल रिवर्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना बताओ, ये 10 बाई आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि A प्लस G के सामने T प्लस C आएगा यहाँ पर। सिंपल तो है, इसमें क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है सबको ये? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? नहीं समझ में आया? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो यहां पर A प्लस G अगर यहाँ पे 7 दे रहा है तो A प्लस G का करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरी तरफ T प्लस C होगा, तो T प्लस C का वैल्यू कितना बताओ, ये तो 10 ही दिया हुआ है ना यहाँ पर। और अगर यहाँ अगर मैं पूछूं अगर यहाँ पर T प्लस C इस वाले पार्ट में अगर ये यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर A प्लस G का वैल्यू क्या होगा बताओ, देखो 7 के बराबर दिया हुआ यहाँ पर। A का पेयर तो T से ही होगा ना, और G का पेयर C के साथ होगा। इक्वेशन लिखिए और लिखो, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, देखो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डिक्टेट कर लो पहले इसको, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज समझ नहीं आ रहा है सर ये क्वेश्चन, अरे इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, अच्छा बताओ, देखो यहाँ देखो, अच्छा बताओ अगर मैं कहूं कि A प्लस G इसका पेयरिंग होता है T प्लस C के साथ, A पेयर्स विद T एंड G पेयर्स विद C, ये तो पता है सबको, क्लियर है? और यहां देखो, यहां पर इस मान लो ये स्ट्रेंड है, इसमें यहां पर A प्लस G का वैल्यू दिया हुआ कितना बताओ, 7 दिया हुआ, ऊपर 7 है ना, तो अगर यहां पर ये 7 है और ये भी बताया जा रहा है कि T प्लस C का वैल्यू यहां बताओ, ये 10 के बराबर है, तो दूसरे स्ट्रेंड में देखिए अब पूछा जा रहा है कि T प्लस C इस वाले स्ट्रेंड में, इस वाले स्ट्रेंड में A प्लस G और T प्लस C का वैल्यू क्या होगा, देखो यही क्वेश्चन था ना, व्हाट इज द सेम रेशियो इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड A प्लस G और T प्लस C, तो A प्लस G देखो यहां पर अगर A प्लस G का वैल्यू यहां पर 7 है तो T प्लस C का वैल्यू यहां क्या बताओ, 10 है, और T प्लस C अगर यहां 10 है तो A प्लस C यहां कितना होगा बताओ, ये 7 हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें?
नहीं समझ में आ रहा? देखो, अरे क्या है, देखो यहाँ देखो, चलो एक तरीका मैं और बता देता हूँ। देखो यहाँ देखिए, ऐसे मान लो ये दो स्ट्रैंड ऐसे बना हुआ है, 5 3 और 3 5, तो लिखा है इसको, सर देखो। अब देखो यहाँ पर दे रहा है कि a प्लस जी का वैल्यू मान लो दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि a का वैल्यू मान लो हमने लिख दिया, कुछ भी मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, और जी का मान लो हमने मान लिया 3, ठीक है। t प्लस सी कितना दिया हुआ बताओ? ये 10 दिया हुआ है मान लो। हमने मान लिया t का वैल्यू यहाँ पर मान लो 8 है, और c का वैल्यू यहाँ पर 2 है। क्लियर? अब आप ये बताओ, अगर एक स्ट्रिंग में a का वैल्यू 4 दिया गया है, तो दूसरे स्ट्रिंग में t का वैल्यू भी कितना होगा? 4, ठीक है। अगर g का वैल्यू यहाँ पे हमने 3 दिया हुआ है, तो दूसरे स्ट्रिंग में c का वैल्यू भी क्या होगा बताओ? 3 होगा, होगा ना? और देखो, अगर एक स्ट्रिंग में यहां पे दिया हुआ है, देखो t का वैल्यू दिया हुआ है कितना बताओ? हमने मान लिया कि t प्लस c का वैल्यू, t का मान लो यहां पर 8 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू, देखो t का वैल्यू यहां पर अगर 8 है, तो a का वैल्यू यहाँ कितना होगा बताओ? 8 आएगा। और अगर c का वैल्यू यहां पर 2 दिया हुआ है, तो g का वैल्यू यहां कितना होगा बताओ? 2 आएगा। तो निकाल लो ना अब, a प्लस जी कितना हो गया? 10, और t प्लस जी कितना हो गया? 7 हो गया। कोई भी नंबर ले लो ना, कोई भी नंबर ले लो, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन तो है ये। अगर मान लो यहां दिया हुआ है a प्लस जी 7 दिया हुआ है, तो देखो हमने मान लिया a का वैल्यू 4 है, तो g का वैल्यू 3 है। देखो a का 4 है, g का 3 है, तो अगर यहाँ पे a 4 होगा, तो t का वैल्यू कितना होगा बताओ? 4 होगा दूसरी तरफ, ठीक है। हाँ, किसी समझ में नहीं आ रहा था? अब देखो दूसरे स्ट्रैंड में, अब इसकी बात करें अगर, तो देखो a प्लस जी यहाँ कितना हो गया? a कितना है बताओ? 8 है, और g कितना है बताओ? 2, ये हो गया 10। और t प्लस c कितना हो गया बताओ? t कितना है? 4, और c कितना है बताओ? 3, ये कितना हो गया बताओ? ये 10/7 हो जाएगा ये। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, देखो, इन डबल स्ट्रैंड डीएनए, if the total number of nucleotide is 1000, what will be the total number of phosphodiester linkage and phosphoester linkage? चलो वो सेगमेंट वाला छोड़ दो, पहले इसको लिख लो, वो बाद में, अब वो क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे आसान सा क्वेश्चन है वो। ये बनाओ, 998 and 2, very good. 498 and 1000, वासु वीरेन गर्ग, बड़ा छोटा सा नाम है तुम्हारा यार। वीवीजी, वीवीजी, इनका वीवीएल,
998 एंड 2 महक। और कोई आंसर? तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखो 5-3 लिया हुआ देखो यहाँ पर, और एक दूसरा बना लिया देखो मैं से, ये हो गया 3-5 मान लो, ठीक है। और मैंने कहा देखो ये बेस पेयरिंग इसमें है, ऐसे देखो अब आप ये बताओ दो स्ट्रैंड है इसमें, तो आपको पता है कि एक में कितना होगा 500 न्यूक्लियोटाइड होगा, और इधर भी कितना होगा 500 होगा न्यूक्लियोटाइड। और आपको पता है कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का जो वैल्यू होता है वो n-1 होता है। तो एक में कितना हो गया बताओ, एक में हो गया 499, यहां भी कितना हो गया 499, तो टोटल कितना हो गया 499 प्लस 499, और ये हो गया 998। और आपको पता है कि फॉस्फोएस्टर लिंकेज कितना होगा बताओ, कितना होगा? अरे जो वही होगा, दोनों एंड पे होता है, एक इधर की तरफ मिलेगा और एक इधर की तरफ मिलेगा तुम्हें, एक 5 एंड पे एक 3 एंड पे मिलेगा आपको फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ये बताया था मैंने आपको कल की क्लास में कि फॉस्फोएस्टर लिंकेज तो दोनों एंड पे ही मिलेगा ना, तो आंसर कितना हो गया 998 एंड 2। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का जो नंबर हो गया ये हो गया 998। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि इन अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, कई सारे वायरस में ऐसा मिलता है, सिंगल स्ट्रैंड भी मिलता है, याद रखना। बिल्कुल सही बात है, फॉस्फोएस्टर एक 3 की तरफ होगा, एक 5 की तरफ होगा। ये डायग्राम में मैंने बताया था कल आपको। तो देखो इन a single strand DNA, if the number of nucleotide is 1000, then the number of phosphodiester linkage will be, मेरे ख्याल से देखो अगर देखा जाए तो रुक जाओ, देखो ये बात ये याद रखिएगा कि फॉस्फोएस्टर लिंकेज की बात करेंगे तो ये हमेशा 5 वाले तरफ को ही मिलेगा। जो फॉस्फोएस्टर होगा ना ये हमेशा 5 एंड पे ही आएगा, ये भी इधर 5 पे आएगा, इधर 5 पे ही आएगा, 3 पे नहीं आता है। यस, तो इसका आंसर होगा 999 और 1 होगा ना। जब तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज की बात करेगा, आप डायग्राम में देखिए ध्यान से, अगर तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज अगर देखो आप, जैसे आपने देखा था कि अगर आपने ऐसे बनाया था स्ट्रक्चर, देखिए देखो एक फॉस्फोएस्टर यहां बनाया था आपने ऐसे, और इसका नबलिंग किया था आपने, देखो ये 5 की तरफ था और दूसरी तरफ देखो फॉस्फोएस्टर यहां मिला था आपको, है ना, यहां भी ये 5 था। तो फॉस्फोएस्टर तो हमेशा 5 पे ही मिलेगा ना, 3 पे नहीं आएगा। देखो फॉस्फोएस्टर लिंकेज हमेशा 5 की तरफ ही मिलेगा आपको। देखिए आप डायग्राम देखिए कल वाला जो मैंने बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर, 3 वाला पे कैसे आएगा बताओ? बिल्कुल सही बात है। अब ये 9 अच्छी बताओ, अगर मान लो ये एक स्ट्रैंड, अगर मान लो ये एक स्ट्रैंड है और इसमें 500 है, तो ये 499 हो रहा है ना। और यहाँ क्या लिखा, इन सिंगल स्ट्रैंड लिखा हुआ, देखो ये डबल स्ट्रैंड था ना,
सिंगल स्ट्रैंड में अगर 1000 है तो कितना होगा n-1। अगर वो डबल स्ट्रैंड होता तो क्या होता बताओ, तब होता 500 500 होता ना, तो एक में होता 499, इसमें भी होता 499। फिर दोनों क्वेश्चन में फर्क है ना, सिंगल स्ट्रैंड में 1000 है तो n-1 हो गया, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो एक में 500 एक में 500 है, टोटल नंबर 1000 दिया हुआ है ना इसमें, तो 499 यहां मिलेगा और 499 यहां भी मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 998। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया, ये क्लियर है यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये और अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो क्या है। इफ वी हैव two molecules of sugar, base and phosphate respectively, if we have two molecules of sugar, base and phosphate respectively, how many water molecule will be released for a formation of dinucleotide। ऑप्शन दे रहा हूं, देखो 1 3 5 2। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो अगर आपके पास ये शुगर मॉलिक्यूल है, देखो ऐसे, तो पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब बेस को जोड़ते हैं यहाँ, तो यहाँ से बनता है 1H2O, यहाँ से रिलीज होता है। दूसरा जब फॉस्फेट जोड़ते हैं आप, तो एक H2O यहाँ से रिलीज होता है ना। फिर देखो आपके पास एक और न्यूक्लियोटाइड है, देखिए ऐसे शुगर है, देखो यहाँ पर ये, फिर आपने बेस को जोड़ दिया, मान लो T लगा दिया हमने यहाँ, देखो तो एक H2O यहाँ से रिलीज होगा, फिर एक H2O आप यहां से रिलीज करेंगे, देखो फॉस्फेट जोड़ दिया। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि आप जब ऐसे जोड़ते हो नीचे वाले को, तो यहाँ क्या होता है OPO लिखते हैं ना, तो दो वाटर मॉलिक्यूल यहां से आ गया ना, -H2O, देखो यहाँ दो वाटर होता है, 2H2O। हाँ जी, तो आंसर कितना हो गया 2 3 4 5, आंसर इज 5। ओके दैट्स गुड। तो ये बता दिया मैंने आपको ऑल अबाउट डीएनए। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको कुछ आरएनए के बारे में, मैं बता देता हूं आपको। देखिए तो मैंने कहा था जो आरएनए होता है ये नॉन जेनेटिक होता है, नॉन जेनेटिक इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। और ये यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। देखो कुछ वायरसेस वगैरह में डबल स्ट्रैंड भी होते हैं ये, बट याद रखिएगा यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में ये सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। आपको पता है कि आरएनए जो होता है, देखो यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में तीन तरह का होता है। एक लिखते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एक टीआरएनए होता है, इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और एक आरआरएनए होता है जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं।
अच्छा कर लेंगे, पहले इसको देख लो, अब आरएनए वाला देख लो अब। अरे क्वेश्चन ये था कि डीएनए के एक स्ट्रैंड में, डबल स्ट्रैंड डीएनए में, अगर ए का ए बेस जो था, अगर इसका नंबर दिया हुआ था 120, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितना होगा उसका बताओ। ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ए और ये होता है, ए बेस था, ए 120 था और सी भी 120 दिया हुआ था, तो टोटल नंबर ऑफ बेस बताना था आपको। डीएनए के एक सेगमेंट में, यस इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर 480 हो जाएगा ना। अरे ए दिया हुआ है 120, तो टी भी कितना हो गया 120, सी दिया 120, तो जी भी कितना हो गया बताओ 120, तो टोटल बेस कितना हो गया बताओ, 480 हो जाएगा इसमें। अब देखो यहाँ पे आरएनए के टाइप्स, यूकारियोट्स में, प्रोकारियोट्स में आरएनए के 3 टाइप है, देखिए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए कहते हैं। और देखो एमआरएनए को आप जानते हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है और आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। सबसे ज्यादा देखिए 70 से 80% जो राइबोसोम का जो आरएनए का टाइप है वो आरआरएनए ही होता है। लगभग 10 से 15% टीआरएनए कहते हैं और लगभग 1 से 5% लिखा जाता है ये मैसेंजर आरएनए होता है, अमाउंट की बात करें तो। और आपको पता है कि अगर आप पूरा, मैंने बताया था स्टार्ट में, ये अगर मान लो ये हमारे एक सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो यहाँ पर ये मान लो आपका न्यूक्लियस है ऐसे, और न्यूक्लियस में देखो ये आपके क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर देखिए ऐसे, है ना। तो जैसा आप जानते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होता है इसी में डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और ये डीएनए पहले एक, देखो ऐसे ये बनाता है, देखो अगर एक नाम यूज करते हैं एचएनआरएनए कहते हैं, अगर मैं यूकारियोट्स की बात करूं तो, और ये एचएनआरएनए फिर कन्वर्ट होता है, देखो एमआरएनए में बनता है, देखो, और ये एमआरएनए अब न्यूक्लियस से बाहर निकल के ये पहुंचता है, देखो कहां बताओ, हमारे राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स पे यहाँ अवेलेबल है आरआरएनए, और फिर आपके साइटोप्लाज्मिक पार्ट में ये टीआरएनए अवेलेबल होते हैं, इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और इसी ट्रांसफर आरएनए के हेल्प से ये जो मैसेज, देखो जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पहुंचा, देखिए ये एमआरएनए है, देखो यहाँ पर, इस एमआरएनए के अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए के हेल्प से यहाँ पर एक क्या बना बताओ, ये बना प्रोटीन, पेप्टाइड बना देता है। एमआरएनए के ऊपर देखो एक नाम लिखा हुआ है एचएनआरएनए कहते हैं, इसको कहते हैं हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है। मैंने बताया था आपको कि देखो एक याद रखना, डीएनए से अगर पहले बनेगा एचएनआरएनए और फिर बनता है एमआरएनए,
और प्रोकार्योट्स में ऐसा होता है, देखो डायरेक्टली ये बनता है इससे। तो ये होता है क्या, बताओ प्रोकार्योट्स में, प्रोकार्योट्स में क्या होता है। और ये जो प्रोसेस है पूरा देख रहे हैं आप, ये होता है यूकार्योट्स में। देखो इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जो ये वाला पार्ट हो रहा है इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, इसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रोकार्योट्स में नहीं होता ये, केवल यूकार्योट्स में होता है। एचएनआरएनए का एचएनआरएनए का एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाना, इसी को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। अभी ये जेनेटिक्स का पार्ट है, अभी 11वीं क्लास में केवल ये समझना है हमें कि आरएनए के 3 टाइप होते हैं। ये 12वीं क्लास में आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। ये देखो ये जो, हाँ जी देखिए ये एमआरएनए है, ये देखो ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। और मैंने बताया था आपको ना कि एमआरएनए से, देखिए ऐसे एमआरएनए से जो पेप्टाइड बनता है, इस प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो देखो यूकार्योट्स में क्या हो रहा था, देखो मान लो यूकार्योट्स का ये सेल्स है, तो डीएनए से पहले क्या बना, एचएनआरएनए, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एचएनआरएनए से क्या बन गया, एमआरएनए, इसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। अब ये एमआरएनए आपके न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहां पहुंचा, आपके राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स के पास ये एमआरएनए आता है, और एमआरएनए के इंफॉर्मेशन के हिसाब से, एमआरएनए के इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो टीआरएनए होते हैं, ये एमाइनो एसिड इकट्ठा करते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है उसको, और एमाइनो एसिड को जोड़कर एक पेप्टाइड बना दिया जाता है। तो आपके पेप्टाइड में एमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस कैसा होगा, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास है बताओ, एमआरएनए के पास है। और एमआरएनए कहां से बन रहा है बताओ, वो डीएनए से बनता है। आरआरएनए ये सब आपके न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में बनता है, ये सब पहले से अवेलेबल है आपके सेल्स में। राइबोसोमल आरएनए कहते हैं इसको। बेटा ये सब पढ़ेंगे साइटोलॉजी वाले पार्ट में, अभी नहीं पढ़ना आपको ये सब। सेल बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, सब जेनेटिक्स में बताया जाएगा सब आपको ये सब। टीआरएनए कलेक्ट एमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक पार्ट, ट्रांसफर आरएनए का काम ये होता है। टीआरएनए कलेक्ट एमाइनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक पार्ट। राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए सब मिलकर पेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके फंक्शंस को आप अभी नहीं पढ़ेंगे, मैंने क्या कहा तुम्हें, ये प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है बस। आरआरएनए का काम है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, उसमें हेल्प करता है ये। और टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करना, जिसका इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये मैंने बता दिया आपको ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो यूकार्योट्स में और प्रोकार्योट्स में होता है। एमआरएनए से पेप्टाइड बनता है, क्या बोलते हैं इसको, इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का इवेंट आपके न्यूक्लियस में होता है, देखो ये न्यूक्लियस है, देखिए आपका, और बाहर क्या बताओ, साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है। और ट्रांसलेशन आपके साइटोप्लाज्म में होता है, ट्रांसक्रिप्शन आपके न्यूक्लियस में होता है। क्लियर? बिल्कुल होता है। ट्रांसलेशन प्रोकार्योट्स में होता है, यूकार्योट्स में होता है।
बट पोस्ट ट्रांसलेशन नहीं होता। पोस्ट ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ये केवल यूकार्योट्स में होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन भी होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ये केवल यूकार्योट्स में होता है, प्रोकार्योट्स में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा दें यहां से अब। यस, ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। और देख लो अब लास्ट में डीएनए और आरएनए का डिफरेंस क्या है। तो देखो डीएनए में कहते हैं बेस जो होता है, देखो बेस उसको ATGC कहते हैं, और आरएनए में बेस होता है AUGC कहते हैं। बेस देखो ATGC AUGC। डीएनए में शुगर का नाम डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, जबकि यहां पे राइबोज शुगर होता है। ये डबल स्ट्रैंड का होता है, कहां बताओ, यूकार्योट्स में और प्रोकार्योट्स में। और ये सिंगल स्ट्रैंड का होता है यूकार्योट्स में और प्रोकार्योट्स में। देखो कुछ वायरसेस में डबल स्ट्रैंड का आरएनए भी होता है, समझ में आ रहा है, सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए भी होता है। वो इसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो एक्सेप्शनल पार्ट है। वो यूजुअली कहते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है यूकार्योट्स में, प्रोकार्योट्स में, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है ना। इसके बाद देखिए कहते हैं इट ओबे चारगाफ रूल्स, इट ओबे चारगाफ रूल्स। ये चारगाफ or sometime maybe incomplete base pairing कहते हैं। जैसे मान लो ये एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है देखो, और ऐसे लूप बन गया, देखो कई बार लूप बना लेता है, देखो जैसे 5-3 है यहाँ पर देखो, और लूप में गलती से क्या हुआ, देखो यहाँ पे ए था, यहाँ पे यू आ गया, ऐसे हो गया, देखो यहाँ सी था, यहाँ पे जी आ गया, ऐसे हो गया, देखो ये तो लूप बन सकता है। अरे यूकार्योट्स प्रोकार्योट्स और क्या होगा यहाँ पर, बोल भी तो रहा हूं, यूकार्योट्स में प्रोकार्योट्स में डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है। डीएनए चारगाफ रूल को फॉलो करता है, जो एक कंप्लीट बेस पेयरिंग यहां पर होता है। RNA does not follow चारगाफ rule because no base pairing or sometime maybe incomplete base pairing कहता है। देखो जैसे लूप बन गया, देखो ये लूप बन गया ना, तो A का पेयर हो गया U के साथ और C का पेयर हो गया G के साथ। सीडो यूरेसिल कोई टर्म नहीं होता, यूरेसिल होता है AUGC कहते हैं। यूरेसिल आरएनए में T नहीं होता, आरएनए में U होता है, और डीएनए में T होता है, डीएनए में U नहीं होता। ATGC AUGC कहा जाता है। और देखो आरएनए का स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर लूप अगर बन गया तो लूप में कुछ जगह पर बेस पेयरिंग होगा ना, कंप्लीट बेस पेयरिंग यहां नहीं होता। तो ये डिफरेंस था डीएनए और आरएनए के बीच का। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, और वो है आपका एंजाइम, जिसको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, और इसके बारे में पढ़ेंगे अब अगली क्लास के अंदर।